हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के शपथ लेने के साथ ही उनकी सरकार संकट में फंस गई है। कहीं ऐसा ना हो कि सैनी पूरा कार्यकाल ही ना कर पाए और सरकार गिर जाए। कांग्रेस ने सैनी सरकार को लेकर जो आरोप लगाए थे, चुनाव काउंटिंग में धांधली की जो बात कही थी, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं और ये परतें खुल रही हैं तो टेंशन बीजेपी की बढ़ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो सबूत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपे हैं, उन सबूतों पर सफाई नहीं दे पा रहे हैं। ईवीएम को लेकर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत अभी भी सवालों में बनी हुई है, क्योंकि जो सवाल 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आने के साथ उठे थे, उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन अब इन सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वैसे भी शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले में न्याय मिल पाएगा। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट हरियाणा चुनाव पर सुनवाई शुरू करेगा और अगर 20 सीटों पर फिर से काउंटिंग के आदेश दिए गए और चुनाव में हुई धांधली सामने आ गई, तो फिर हरियाणा में सरकार ही पलट जाएगी। सैनी की जगह कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जैसा कि आप जानते हैं, 8 अक्टूबर से पहले ये माना जा रहा था कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को चुनने जा रही है। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और बीजेपी की जो हार होगी वो भी बेहद शर्मनाक हार होगी। तमाम सर्वे यही दावा कर रहे थे, तमाम रिपोर्ट्स यही दावा कर रही थी और सभी ये मानकर चल रहे थे कि इस बार कांग्रेस आ रही है, वो भी अच्छे खासे नंबर्स के साथ आ रही है। कांग्रेस भी इसको लेकर आश्वस्त थी और दूसरी तरफ बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि सरकार उसकी नहीं बन रही है, इस बार कांग्रेस ही सत्ता में आने वाली है। और इसका जो असर था वो बीजेपी की तरफ से जो चुनावी कार्यक्रम होते हैं उसमें साफ साफ दिखने भी लगा था, क्योंकि बीजेपी के नेता का चुनावी कार्यक्रम तो कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं, चाहे वो मोदी हो या वो शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये बड़े बड़े लोग कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि काउंटिंग से 3 दिन पहले ही इन दिग्गजों ने हरियाणा में चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये मानकर चल रहे थे कि अगर इस बार हरियाणा में बीजेपी हार गई तो जो छवि है वो मोदी की खराब ना हो जाए, और इसीलिए सारा का सारा जो क्रेडिट जाएगा या सारा का सारा जो ठीकरा फोड़ेंगे वो इन नेताओं पर फोड़ देंगे जो लोकल नेता हैं, और सबसे ज्यादा आगे किया जाएगा नायाब सिंह सैनी को, क्योंकि उनके नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन 8 अक्टूबर को जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि रुझान यही इशारा कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, 70+ सीट्स आ रही हैं कांग्रेस के पास, इस तरह के रुझान आ रहे थे। शुरुआत में कांग्रेसी खेमे में खुशियां थी, उत्साह का माहौल था, मिठाइयां तक बंटना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो पहले से ही मानकर चल रही थी कि इस बार उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है, वो जो है मायूस बैठी हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, ईवीएम खुलने लगे और उसके बाद तेजी से कांग्रेस का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ और बीजेपी का चढ़ने लगा। इसके बाद एक तरफ तो कांग्रेस में मायूसी थी, दूसरी तरफ बीजेपी में धीरे धीरे उत्साह का माहौल बना, जश्न का माहौल बना, और उसके अलावा कांग्रेस ने जो है विरोध प्रदर्शन भी करना शुरू किया। काउंटिंग सेंटर्स पर कांग्रेस की तरफ से शिकायतें की गई। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कांग्रेस ने आरोप लगाए कि धांधली हो रही है, और वही धांधली नतीजों में भी नजर आई जब बीजेपी ने सरकार बना ली। और उसके बाद से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, बार बार विरोध प्रदर्शन कर रही है, बार बार ये आरोप लगा रही है कि उस दिन ईवीएम में धांधली हुई, काउंटिंग में धांधली हुई, इसीलिए हमारी सरकार नहीं बनी। और उसी शाम को पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि जिन भी ईवीएम्स की बैटरी 99% थी, उन सीट्स पर बीजेपी को जीत मिली है, और जिन ईवीएम्स की बैटरी 60 से 70% थी, वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। यानी साफ है कि ईवीएम बदले गए हैं, धांधली हुई है। इस तरह के आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए, जयराम रमेश ने भी लगाए, और इसके अगले ही दिन राहुल गांधी का भी बाकायदा ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि जो ये नतीजे आए हैं ये हमें स्वीकार नहीं है, इस पर हम जो है बारीकी से इसकी जांच करवाएंगे और चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए से दर्शा दी कि इस मुद्दे पर इस बार कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस इस
मुद्दे की जड़ तक जाएगी और इसी के साथ बार बार जो है चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया और कांग्रेस ने कहा कि जिन भी ईवीएम्स पे उन्हें शक है या जिन सीट्स पर उन्हें शक है वहां की ईवीएम्स को सील कर दिया जाए और बाकायदा इसकी तह में जाकर चुनाव आयोग इसकी जांच करे। अब वो लड़ाई एक तरफ चल ही रही है। कांग्रेस चुनाव आयोग से लगातार जो है दरख्वास्त कर रहा है कि वो इस मामले को देखे, अपील कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उन्हें न्याय मिले। इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और जैसे ही ये खबर आई बीजेपी के चेहरे पर, बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं, क्योंकि अब बीजेपी को एक बार फिर से सरकार खोने का डर सता रहा है, क्योंकि जीत गई है बीजेपी। पहले तो बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो जीत जाएगी, मतलब जो उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी कि उसकी इतनी बुरी हार होगी, तो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसको इतनी अच्छी जीत मिल सकती है। तो इसी वजह से अब जब यह खबर आ रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, तो फिर बीजेपी अब परेशान दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीत कर भी बीजेपी जीत का जश्न पूरी तरह ना मना पाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि नायब सिंह सैनी शपथ ले तो चुके हैं लेकिन कुछ ही दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री बन जाए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर चुनाव आयोग से इंसाफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 20 सीटें जिन पर कांग्रेस ने गड़बड़ी का दावा किया है, अब उन सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यह बात साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में यानी ईवीएम में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो याचिका लगाई है वो प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की तरफ से उनके वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसमें कहा गया है कि ये पता चला है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, तब जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि अन्य ईवीएम 60 से 70% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जो परिणाम के दिन चार्जिंग पॉइंट से चुनाव में बचे प्रतिशत से बहुत ज्यादा है। याचिका में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को जो शिकायत सौंपी थी उसका भी हवाला दिया गया है। तो याचिका में कहा गया है कि वास्तव में कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह समस्या पाई गई। पता चलने पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। हालांकि अधिकांश स्थानों पर इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे चुनाव नतीजों में बड़ी गड़बड़ी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सिर्फ यही नहीं, याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17C के साथ सभी 3 मतदान डेटा प्रकाशित करने और ईवीएम मशीनों और चुनाव प्रमाण पत्रों की घोषणा को संग्रहित करने का निर्देश देने की भी मांग की है, यानी उन्हें एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए ताकि इधर उधर पेपर्स एक साथ हों और वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने ये जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी अनियमितताओं के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित ना हो और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा कानून का शासन सुनिश्चित हो। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस ने जब ये आरोप लगाए थे तो उस दिन ही ये साफ हो गया था कि इस बार कांग्रेस किसी भी तरह से शांत नहीं बैठेगी और कांग्रेस उस तरह से अब कोशिशों में भी लग गई है। और इस लड़ाई में कांग्रेस अकेली नहीं है, क्योंकि उसे भी विपक्षी दलों का साथ मिल गया है। बाकायदा संजय राउत का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अकेली नहीं है इस लड़ाई में, और अगर बीजेपी हरियाणा जैसी स्थिति या हरियाणा जैसी धांधली महाराष्ट्र में करने की कोशिश करेगी तो यहां सफलता नहीं मिलेगी, यहां पर उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। बीजेपी सवालों के घेरे में है, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। लगातार चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो हुआ वो सही है या नहीं, मतलब इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो परतें खुलेंगी और जांच भी होगी, और जांच में क्या सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है उससे ये तो साफ है कि कांग्रेस अब थमने वाली नहीं है, और ये मुद्दा अगर गरमाया है तो आसानी से शांत नहीं होगा, और इसीलिए बीजेपी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी परेशान है कि सैनी ने शपथ ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं कितने दिन तक वो सीएम बने रह पाएंगे। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।